स्वागत है आप सभी का कक्षा 9 में। आज हम हिंदी की क्लास में आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 वीरगाथा काल, आदिकाल, सामंत काल या चारण काल। इस काल का समय है 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। नंबर 2 भक्ति काल। भक्ति काल का समय है 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक। फिर रीतकाल। रीतकाल का समय है 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक। और उसके बाद 1843 से शुरू होता है आधुनिक काल, जो अब तक माना जाता है। सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे वीर गाथा काल यानी आदिकाल, चारण काल और सिद्ध सामंत काल। इसको कई नामों से बुलाया जाता है। और समय क्या हमने आपको बताया था, 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक। आप सोच रहे होंगे कि बार बार ईस्वी 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 मैम क्यों बोल रही हैं। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर। हालांकि आप सभी ने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको बताते हैं। ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के पहले का समय और ईस्वी यानी ईसा के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। तो वीर गाथा काल का ही समय माना गया है 743 से लेकर 1343 ईस्वी तक। इस काल में हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। राजा आपस में एक दूसरे से संघर्षरत थे। ईर्ष्या द्वेष व्याप्त था सभी में और पूरा देश एक छोटे छोटे राज्यों में आपस में लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ था। इसी समय हमारे देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। उन्होंने इसका लाभ उठाया और भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना भी इसी काल में हुई। सबसे पहले हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि इसको वीर गाथा काल क्यों कहा गया। इसको वीर गाथा काल इसलिए कहा गया क्योंकि इस काल में जो भी काव्य लिखा गया उसमें वीर रस की प्रधानता थी। इस काल की मुख्य विशेषता थी कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा, यानी कि राज दरबार में पलने वाले कवि सिर्फ राजाओं की प्रशंसा में ही काव्य लिखते थे और उसमें वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती थी। दूसरी विशेषता थी युद्धों का सजीव वर्णन, यानी उन राजाओं द्वारा जो युद्ध किए गए उसमें उन राजाओं ने कितने वीरता पूर्वक कार्य किया, वास्तविकता से थोड़ा सा हटकर काव्य लिखा गया और युद्धों का वर्णन किया गया। पराजित जो राजा थे उनका वर्णन नकारात्मक तरीके से और जो विजयी राजा थे या जिनके राजाश्रय में वो कभी पल रहे थे उनका वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया। तीसरी विशेषता थी कि वास्तविकता से हटकर कल्पना में काव्य का लेखन। वास्तविकता से हटकर किसी भी काव्य का अगर लेखन किया गया तो उसमें कल्पना शक्ति को ऊपर रखा गया, यानी कि काव्य को वास्तविकता से दूर रखा गया। तो ये इसके अलावा भी कई विशेषताएं थी इस काव्य की। जैसे जैसे हम अध्ययन करते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे। इस समय के काव्य को मुख्यतः 2 भागों में बांटा भी जाता है, एक प्रबंध काव्य और एक वीर गीत काव्य। प्रबंध काव्य में सर्वाधिक जो सुप्रसिद्ध काव्य है वह है पृथ्वीराज रासो, जिसे चंद्रबरदाई ने लिखा। वो उनके दरबारी कवि थे। और वीर गीत काव्य में सबसे प्रसिद्ध जो काव्य अभी तक का माना जाता है वह है जगनिक का आलखंड। जगनिक के आलखंड में हमें बुंदेलखंड के महोबा जिले के 2 शूरवीर आला और उदल की वीरता का वर्णन मिलता है। आला तो आपको सुना ही होगा,
आज भी उत्तर भारत या हिंदी भाषी क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में ढोल की थाप के साथ पूरे जोश के साथ गाया जाता है। आज भी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएं तो आपको आल्हा सुनने को मिलेगा। यह आल्हा जो है ये जग प्रसिद्ध है बच्चों। आल्हा के नाम से लोग आल्हा के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं और जगनिक ने आलखंड द्वारा आल्हा को अमर कर दिया। जगनिक महोबा के ही राजा के दरबारी कवि थे। और अब हम आपको बता दें वीर गाथा काल में प्रयोग होने वाले व्याकरण के बारे में। इसमें सर्वाधिक डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और इस काल में जो काव्य लिखे गए हैं उसमें वीर रस, श्रृंगार रस और अतिशयोक्त अलंकार का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है। इसी के साथ वीर गाथा काल अब समाप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल का आरंभ 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय भारत की राजनीतिक सामाजिक स्थिति में बहुत परिवर्तन हुआ। भारत देश में मुस्लिम शासक पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो चुके थे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में बहुत परिवर्तन आया था। लोगों का ध्यान भक्ति की ओर अग्रसर था। लोग भक्ति भावना की ओर अपना झुकाव महसूस करने लगे थे। इस काल को आसानी से समझने के लिए दो धाराओं में विभाजित करते हैं, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। सबसे पहले हम निर्गुण भक्ति धारा का अध्ययन करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा के जो प्रमुख कवि थे वो थे कबीरदास। इस धारा के अंतर्गत सामाजिक आडंबरों, छुआछूत, भेदभाव आदि का विरोध किया गया और सामाजिक दबाव भी बनाया गया कि इस तरह के छुआछूत की भावना से लोग बाहर निकले। इस धारा को भी दो शाखाओं में विभाजित करते हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास थे। इसके अलावा भी कई महान संत हुए जैसे कि नानक, मलुकदास, रैदास, धर्मदास, सुंदरदास, दादू आदि। कबीरदास ने अपने दोहों के माध्यम से सामाजिक आडंबरों पर गहरा आघात किया है। ज्ञानाश्रय शाखा के अलावा जो प्रेमाश्रय शाखा थी निर्गुण धारा की, उसको पल्लवित करने में सूफी संतों का महत्वपूर्ण योगदान था, जिसमें प्रमुख थे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत ग्रंथ इतिहास प्रसिद्ध है। उसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और महारानी पद्मिनी के सौंदर्य की कहानी है। राजा रत्नसेन और महारानी पद्मिनी के प्रेम तथा उनकी दूसरी रानी नागवती का वियोग वर्णन इतिहास में सुप्रसिद्ध है। अब हम आते हैं भक्ति काल की सगुण धारा पर। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत बड़े बड़े संत कवि हुए, जिसमें प्रमुखता से हम तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि का नाम लेते हैं। इसकी भी दो शाखाएं हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के वो कवि थे जिन्होंने भगवान राम की भक्ति में काव्य की रचना की, और कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि उन्होंने भगवान कृष्ण की आराधना और उपासना में काव्य की रचना की। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि लोगों का नैतिक विकास। बदलती परिस्थिति में जनता का नैतिक विकास हुआ, भक्ति भावना बढ़ी, साथ ही जो एक नैतिक पतन हो रहा था वो समाप्त होने लगा। आडंबर, भेदभाव, छुआछूत में कमी आई, कई अन्य भी कुरीतियों में कमी आई। इसीलिए भक्ति काल को हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग भी कहते हैं।
अब हम चर्चा करेंगे रीतकाल के बारे में। रीतकाल का समय है 1643 से लेकर 1843 तक। इस काल की विशेषता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं कुछ वीर गाथा काल से मिलता जुलता था, क्योंकि कविता एक बार फिर समाज से दरबार की ओर बढ़ गई थी, अर्थात आश्रयदाताओं के द्वारा रची गई कविता राजाओं की प्रशंसा में लिखी जाने लगी थी। जो भक्ति काल में कविताओं का रुझान सामाजिक आडंबरों, छुआछूत और अन्य चीजों को हटाना था, वहीं कविता एक बार फिर राजाओं की प्रशंसा तक सिमट गई थी। इस काल की कविताओं में बच्चों एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि नारी सौंदर्य का वर्णन, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन, और वीर गाथा काल की तरह इस काल की भी कविताओं में हमें अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग अत्यधिक मिलता है। और तत्पश्चात अब हम आते हैं आधुनिक काल पर, जिसका समय है 1843 से लेकर अब तक। आधुनिक काल को समझने के लिए इसको भी हम 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग का समय है 1843। कुछ विद्वान 1843 मानते हैं और कुछ इसको 1850 भी कहते हैं। तो 1850 से 1900 तक। उसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय है 1900 से 1918 तक। 1938 से प्रगतिवादी युग शुरू हुआ। उसके बाद ऐसा माना जाता है कि 1943 से प्रगतिवादी कविताओं का दौर शुरू हुआ। तो बच्चों, आज आपने हिंदी पद साहित्य का इतिहास पढ़ा। आपकी बुक में जो भी आपको प्रश्न मिलते हैं उनका आप उत्तर तैयार रखें। आगे हम आपको अगला